हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम अब बहुत नियर है, इसलिए तो आज की जो क्लास है वो हिंदी व्याकरण से होगी। स्पेशल हिंदी व्याकरण के इसके अंदर क्वेश्चन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वहां पर भी हिंदी व्याकरण आती है और जो 15 नंबर का हमारा अलग से पोर्शन है वहां पर भी हिंदी व्याकरण आती है। और आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से लेके आई हूँ। आज की क्लास में 30-40 क्वेश्चन जो चंडीगढ़ में एग्जाम हुआ था वहां से हैं, एस्टेट से हैं, DSSS से हैं। और जहां पर आपको डाउट रहता है निश्चितवाचक अनिश्चितवाचक जो विशेषण है वहां से मैं क्वेश्चन खुद क्रिएट करके आपके लिए आज की क्लास में लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को बड़े ध्यान से देखना और जितना भी मैंने आपको कंटेंट करवाया है सारा बेस्ट करवाया है, तो आज की क्लास भी आपके लिए बहुत बेस्ट होगी। और मैं यही कहूंगी जितनी भी मैंने आपको व्याकरण करवाई है ना, जितनी क्लासेस करवाई है आप उनको देख के जाइए। मैंने जितना भी करवाया आपको इंपॉर्टेंट करवाया है और बहुत डीप करवाया है जैसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज्यादा समय न लगाते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हे भगवान श्यामा को सद्बुद्धि दे वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, आज की क्लास में आपके सभी क्वेश्चन होंगे विशेषण से, सर्वनाम से, निश्चितवाचक सर्वनाम से, अनिश्चितवाचक सर्वनाम से, क्रिया से, हर एक टॉपिक से, व्याकरण के सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हे भगवान, ये मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ दिया कि हे भगवान श्यामा को सद्बुद्धि दे। आपने क्या देखना है, तो देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, विषमयादि बोधक साइन लगा है। और ये कहाँ पर प्रयोग होता है, जहां हम किसी को संबोधन करते हैं, संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर घृणा शब्द का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द है वो कौन सा कारक है, तो कारक से लिया गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वो कारक है, सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता देती हूँ, संबोधन कारक है। ठीक है, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो वहां पर संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक का प्रयोग कहां पर किया जाता है, जहां पर किसी संज्ञा शब्द का, ठीक है, यहाँ पर कोई संज्ञा शब्द है या सर्वनाम है, ठीक है, आप संज्ञा सर्वनाम दोनों लगा लो, और किसी दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से, ठीक है, कोई यहाँ पर दूसरा संज्ञा शब्द है उसके साथ संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है का, के, की। ठीक है, का, के, की और रा, रे, री, ये सभी क्या है, संबंधवाचक कारक के चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद संप्रदान के लिए मैं आपको बहुत, यदि आपने मेरी प्रीवियस ईयर क्लासेस देखी होंगी तो अच्छे से समझा चुकी हूँ। के लिए जब हम किसी को देने का भाव होता है, ठीक है, यहाँ पर श्यामा है, यदि हम लिख देंगे श्यामा को फल दे दीजिए, तो ठीक है, तो फल दे दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, देने का भाव हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। उसके बाद अपादान, अपादान का मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, अपादान कारक का वहां प्रयोग किया जाता है जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति में अलगाव दिखाया जाए, दोनों की तुलना की जाए, या फिर दोनों या फिर भय हो, या फिर दूर दूर होने का भाव हो, तो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता क्या है, पेड़ से अलग हो गया है, तो वहां पर क्या है, अपादान कारक होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये चंडीगढ़ में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 के टीजीटी एग्जाम में, 40 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है मतानुसार शब्द संधि, शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, तो देखते ही ऐसे क्वेश्चन मिनटों में बन जाना चाहिए। ठीक है, आप इसको तोड़ के देखो, मत धन अनुसार, ठीक है, मत धन अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर अ और यहाँ पर भी अ है। ठीक है, तो जब अ और आ का मेल होता है तो दीर्घ संधि होती है। ठीक है, यहाँ पर देखने को आपको ता लगता होगा, पर ये ता नहीं है। यहाँ पर क्या है, ता जब हलंत लगाएंगे ये है और इसके अंदर से अ निकल जाएगा, तो ये हमारा आ और ये वाला आ मिलकर क्या बन जाएगा, हमारा आ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जब दोनों आ और आ का मेल होता है तो कौन सी संधि होती है, तो हमारी कौन सी संधि होती है, तो दीर्घ संधि होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो आपको शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, तो कवयत्री यहाँ पर क्या है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, आपको कवयत्री को कई प्रकार से लिख देंगे पर कवयत्री होता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को, शब्द को अच्छे से याद कर लो, वर्तनी में भी आ सकता है। क्या होता है, कवयत्री होता है। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, इसलिए ये क्या है, द्वारका होता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, द्वारिका नहीं होता, ई की मात्रा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार शब्द ऐसा होता है, र नहीं होती, इसलिए ये भी अशुद्ध है। और ज्योत्सना, तो यदि आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो मैं हर एक बार आपको बताती हूँ कि ज्योत्सना शब्द की वर्तनी आपको आनी चाहिए। इसमें ज भी आता, आधा आता है, यो भी, यो पूरा होता है, ता आधा आता है, स आधा आता है, और ना, ऐसे लिखते हैं ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना की एक ट्रिक है, इसमें 3 शब्द आधे आते हैं, ज आधा आता है, त आधा आता है, और श भी आधा आता है, 2 शब्द एक साथ आधे आते हैं। ठीक है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शुद्ध शब्द क्या होगा, कवयत्री होगा। ठीक है,
उसके बाद है हमारा अगला, ये भी मैं आपको जब मॉक टेस्ट करवाया तो आपको हिंदी व्याकरण का, तो वहां पर मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। जब हमने हिंदी साहित्य का किया तो उसके अंदर ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और थोड़ा समझिए, मैं समझा भी चुकी हूँ, फिर से देख लीजिए, ठीक है। ये छंद से लिया गया क्वेश्चन है। तो किस अर्ध सम मात्रिक छंद में सम पदों की, सम पद पूछे यहाँ पर, ये ध्यान से देख लेना, सम पदों की संख्या 13 और विषम विषम पदों की संख्या 11 होती है। पर जब आप इसको एक बार देखोगे ना, आपको ये दोहा छंद लगेगा। क्यों? जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर मैं आपको सीधे बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं करती। तो इसका आंसर सोरठा है, ठीक है। अब देखने में आपको दोहा लगेगा, क्यों लगेगा? दोहा लगने का कारण क्या है ये देख लीजिए। क्योंकि जो दोहा छंद होता है ना, उसमें भी 13 और 11 क्या होते हैं, मात्राएं होती हैं, ठीक है। पर आपको ये समझना है, और सोरठा में भी 13 11 होती हैं, ठीक है। पर आपको देखो इसको करना कैसे है, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट देखो, ठीक है। तो आपको करना कैसे है ये देखिए, ठीक है। जो दोहा छंद होता है ना, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। जो पहले विषम चरण के बारे में देख लीजिए, दोहा चरण में, ठीक है, विषम, ठीक है। और यहाँ पर सम दिया गया है, तो विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विषम चरण कौन सा हो गया? पहला और तीसरा, ठीक है। तो इसमें हमारी होती हैं 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहा की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पर कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, दोहा, ठीक है। और सम में कितनी मात्राएं होती हैं? जो सम चरण होता है, सम चरण कौन सा होता है हमारा? दूसरा और फोर्थ होता है, ठीक है। तो फोर्थ होता है, ये हमारे क्या होता है? सम चरण होते हैं, ठीक है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? सम में 11 होती हैं। और दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है? वो सोरठा होता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। पूछा क्या गया है? सम पद में 13 सम पद में किसके 13 है? सोरठा के 13 है। दोहा के तो सम पद में 11 है, ठीक है। आप यहाँ पर समझ लो, सम दिया है, यदि यहाँ पर दोहा होता तो दोहा के सम में तो 11 है, और विषम में क्या है? 13 है। अब उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको सम दिया है, तो इसलिए क्या हो गया? सोरठा हो गया। और दोहा छंद का उल्टा भी पूछ लिया जाए तो क्या होता है? तो उसका उल्टा सोरठा होता है, ठीक है। क्या होता है? सोरठा छंद होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। पंक्तियां उल्टी हो जाती हैं, ठीक है, सम और विषम में। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद है नभचर। मैं ये पर्यायवाची की क्लास अब भी आपको कहती हूँ कि एग्जाम से पहले अच्छे से देख के जाना, ठीक है। जो मैंने पर्यायवाची कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, और सारे पर्यायवाची को बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। नभचर, नभ का अर्थ होता है आकाश, नभ का अर्थ क्या होता है? आकाश, ठीक है। और चर का अर्थ होता है विचरण, ठीक है। आकाश में विचरण करने वाले, आकाश में विचरण कौन करते हैं? पक्षी करते हैं। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? पक्षी होगा, ठीक है। तो और खेचर, तो आपको उम्मीद करते अच्छे से समझ में आ गया। आप ना मुझे कमेंट करके ये बताना। तो नभचर का तो हमारा क्या हो गया? पक्षी हो गया। पर आप मुझे ये बताना कि जो खेचर है वो किसका पर्यायवाची है? खेचर का पर्यायवाची कमेंट करके बताना, और मुझे ख का पर्यायवाची जरूर बताना। इन दोनों के पर्यायवाची मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन दोनों शब्दों के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है असुर। असुर किसके पर्यायवाची होते हैं? जो दानव होता है, राक्षस होता है, इसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और असुर में एक ये भी होता है, जो हमारी रात होती है ना, रात का पर्यायवाची होता है। जैसे निशा हो गया, निशा किसका पर्यायवाची है? रात का। और निशाचर, ठीक है, चर का अर्थ होता है विचरण करने वाले। रात को विचरण कौन करते हैं? राक्षस करते हैं। तो इसका पर्यायवाची फैन ऑन करिए। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? निशा, रात में जो चर शब्द लग गया, जो निशा के पर्यायवाची हैं और उनमें चर लग गया, तो वो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तो वो ठीक है, जो रात के पर्यायवाची होते हैं ना, उनमें चर लगने से दानव के पर्यायवाची हो जाते हैं, राक्षस के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। आसमान के पर्यायवाची जैसे गगन हो गया, विलोम हो गया, एक अलग सा हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। और अब्र हो गया, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची है? ये आकाश के पर्यायवाची है। गगन हो गया, ठीक है। अंबर हो गया, ये आकाश के पर्यायवाची है। रात के पर्यायवाची हो गए, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या था हमारा, नभचर था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द है। ठीक है, तो संकर शब्द क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। दो अलग अलग भाषाओं से जुड़कर बनाए गए शब्दों को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, जो दो अलग अलग भाषाओं से बनते हैं। तो इनमें संकर शब्द कौन सा है देख लीजिए। तो कमीशन तो इंग्लिश का शब्द, अंग्रेजी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका दलबंदी। दलबंदी क्या है, यहाँ पर संकर शब्द है। और संकर शब्द क्यों है, जो दल है ना, ठीक है, वो किसका शब्द है, वो हिंदी का शब्द है। ठीक है, वो दल है वो हिंदी का शब्द है। और जो बंदी है ना, ठीक है, वो फारसी शब्द है। वो क्या है, वो फारसी शब्द है। ठीक है, वो कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है। ठीक है, दलबंदी, तो ये दो भाषाओं से मिलकर बनाया गया शब्द है। ठीक है, दलबंदी। उसके बाद है हमारा अगला, जो संतरा है ये हमारा पुर्तगाली शब्द है। जो संतरा है वो कौन सा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, पुर्तगाली शब्द आपने याद रखने हैं। गोभी है, ये भी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, काजू है, ये भी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो तौलिया हो गया, ये सभी पुर्तगाली शब्द है, ये भी आपने याद रखने हैं। तो अगली डेफिनेशन देख लीजिए, एग्जाम के अंदर ऐसे के ऐसे ही आई हुई थी, तो ध्यान से देखना। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य के एक निश्चित स्थान पर प्रयोग होता है, ठीक है, तो इसको डेफिनेशन को अच्छे से देखें। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में एक निश्चित स्थान पर प्रयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, देखो उसे पद कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया, जब कोई व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य के निश्चित स्थान पर प्रयोग होते हैं, वाक्य में निश्चित स्थान पर प्रयोग होते हैं। अब जो संज्ञा है वो भी निश्चित स्थान पर प्रयोग होगा। संज्ञा हो गया, विशेषण का अपना स्थान होता है, सर्वनाम का अपना स्थान होता है, क्रिया का अपना स्थान होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण का अपना स्थान होता है। ठीक है, तो हर एक का अपना स्थान होता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको पद बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा तो हम जानते हैं किसे बोलते हैं, जिनसे किसी वस्तु भाव आदि का बोध हो उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। शब्द क्या होते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया को, क्रिया के जिससे हमें क्रिया के कर्म और कर्ता और भाव का पता चले उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, पद होगा। तुम्हें कोई बुला रहा है, तो इसको अच्छे से देखिए। सर्वनाम में ना कुछ कंफ्यूज होते हैं, कुछ निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक में कंफ्यूज होते हैं, और मेरे ना गट फीलिंग आ रही है कि आपको निश्चित और अनिश्चित से क्वेश्चन जरूर आएगा उसके अंदर, एग्जाम के अंदर, या फिर विशेषण से और सर्वनामिक विशेषण से और सर्वनाम से, इनसे जरूर आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तुम्हें कोई बुला रहा है, अब हमें थोड़ी पता कौन बुला रहा है। ये देखो कोई गेट के बाहर खड़ा है, तो हम यही कहेंगे ना, तुम्हें कोई बुला रहा है, हमें थोड़ी पता कौन बुला रहा है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या आ रहा है, कोई आ रहा है। ठीक है, तो कोई का स्थान, कोई है ना जो वो निश्चित नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक तो हो नहीं सकता, वैसे भी कट गया। ठीक है, और निश्चित तब होता है जब जिसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी हो। ठीक है, जिसके बारे में पूर्णतः संकेत मिले, ठीक है, वो निश्चित होता है। और संबंध की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। तो कोई, किसी, ये शब्द आ जाए तो वहां पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बनता है, यदि पर तुम्हें कौन लिख देते, ठीक है, तुम्हें, सॉरी, तो तुम्हें यहाँ पर कोई की जगह यदि हम कौन लिख देते, ठीक है, कौन लिख देते, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाता, तुम्हें कौन बुला रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे अगला क्वेश्चन, प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो देखते ही हमें पता चल रहा है। ठीक है, का शब्द निकाल दो तो बचा क्या, प्र बचा, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रकाश है। ठीक है, तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देशज शब्द क्या होते हैं, देश का अर्थ होता है देश, कोई भी देश हो गया, और जा का अर्थ होता है जन्म। ठीक है, जा का अर्थ होता है जन्म। ठीक है, जिसका जन्म देश में हुआ हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण उनकी उत्पत्ति हो। किसी, देखो हरियाणा में अलग शब्द बोले जाते हैं, पंजाब में अलग शब्द बोले जाते हैं, तो हर एक स्टेट के अपने शब्द हैं, हर एक क्षेत्र के अपने शब्द हैं। ठीक है, जिनका जन्म हर एक क्षेत्र में अलग अलग हुआ हो, जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं देशज शब्द। ठीक है, जैसे हमारा इसमें देशज शब्द क्या हो गया, लोटा हो गया, ये यही हमारा देशज शब्द होगा। ठीक है, तो उसके बाद है चाय है, चाय कौन सा शब्द है, ये चीनी शब्द है। ठीक है, चीन देश से आया हुआ है तो चीनी शब्द है। ठीक है, साबुन कौन सा शब्द है, साबुन पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। कंपनी कौन सा शब्द है, कंपनी क्या है, अंग्रेजी शब्द है, आप देखते ही पहचान लोगे। ठीक है, तो लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, और उसके बाद
लात, टांग हो गया, ये सभी क्या है हमारे देशज शब्द हैं, ठीक है, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण निर्माण हो जाता है उनका, तो उन्हें देशत्रीय शब्द बोलते हैं। उसके बाद हमारा अपव्यय, अपव्यय का विपरीतार्थक पूछा गया है। अपव्यय का विपरीतार्थक होगा मितव्यय। अपव्यय का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, और मितव्यय का अर्थ होता है जो बहुत कम खर्च करता है, ठीक है। क्या अर्थ होता है? जो बहुत कम खर्च करता है, उसका मितव्यय होता है। क्रय का उल्टा होगा विक्रय, ठीक है। क्रय मतलब किसी चीज को लेना, और विक्रय मतलब किसी चीज को बेचना। आय का उल्टा व्यय, व्यय होता है, ठीक है। आय का कमाई हो गया, व्यय को लगा देना, किसी चीज के ऊपर खर्च देना, ठीक है। तो अपव्यय का विपरीतार्थक क्या होगा? मितव्यय होगा, ठीक है। उसके बाद है जो दिखाई न देता हो, ठीक है। जो दिखाई न देता हो उसका विलुप्त नहीं होगा, लुप्त नहीं होगा, अदृश्य होगा, ठीक है। तो इस वर्ग तो देखो इसके साथ किसी तरह कनेक्ट नहीं होता। मतलब विलुप्त और लुप्त का अर्थ होता है, इसका उत्तर तो अदृश्य होगा। जो सामने है और दिखाई नहीं दे रहा उसको बोलते हैं अदृश्य, ठीक है। पर यहाँ पर विलुप्त और लुप्त उसके लिए प्रयोग होता है जो इसका बिल्कुल कोई मतलब नामो निशान नहीं है, धरती पे से बिल्कुल खत्म हो गए हैं। जैसे डायनासोर अब धरती पे से खत्म हो गए, तो हम उनके लिए बोलेंगे डायनासोर अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है। लुप्त या विलुप्त हो गए हैं, जो बिल्कुल ही समाप्त हो जाए वहां पर प्रयोग किया जाता है इनका। और जो दिखाई न देता हो उसको बोलते हैं अदृश्य, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इनका अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद है समुद्र, ये पर्यायवाची से लिया गया, इसलिए मैंने आपको पर्यायवाची करवाए थे। जो भी आपको व्याकरण का करवाया मोस्ट इंपोर्टेंट करवाया है। 5-6 क्लास होंगी, आप अच्छे से देख जाना, उनके अंदर आपको उनसे आपको क्वेश्चन 100% मिल जाएगा, ठीक है। तो नीरद का अर्थ मैं आपको समझा चुकी हूँ। नीरद, जब नीर में द वर्ड लगा देंगे तो बादल के बन जाएंगे। द का अर्थ होता है देने वाला, ठीक है, देने वाला। और यदि हम नीर, पानी के शब्द में ज लगा देंगे तो किसके पर्यायवाची बन जाएंगे? कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्यों? ज का अर्थ होता है जन्म, ठीक है। नीरज मतलब पानी में जन्म लेने वाला कमल। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। नीरद और नीरज, और नीरद क्या है? समश्रुत बिनार्थक शब्द में दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं नीरद धन नीरज, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं, जो समश्रुत बिनार्थक शब्द होते हैं ना, सुनने में एक जैसे लगते हैं पर अर्थ अलग अलग होते हैं, तो नीरद दे देंगे और नीरज दे देंगे, ठीक है। जो द का अर्थ समझ गए देने वाला, और ज का अर्थ होता है जन्म, तो आप इनको देखते ही कर देंगे। नीरद का अर्थ होता है बादल और नीरज का अर्थ होता है कमल, ठीक है। तो जा का अर्थ कमल जन्म होता है ना, तो नीरज मतलब पानी, जो पानी में जन्म लेता है कमल। नीरज जो पानी देता है बादल, ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से क्लास में करवा रखे हैं, तो मैंने इसलिए करवा दिया। जो फर्स्ट टाइम भी तो इस क्लास को देखेगा ना, कोई एग्जाम के नियर आ गए इसलिए, ठीक है। तो नीरद आप देखते ही काट लोगे, जिसने मेरी क्लासेस वो व्याकरण की देखी है, ठीक है। तो नीरद का अर्थ होता है समुद्र, बादल होता है। समुद्र का पूछा है यहाँ पर। तो पीयूष का अर्थ क्या होता है? अमृत होता है, ठीक है। तो जल्दी, जल और जल्दी का दी का अर्थ होता है भरा हुआ, ठीक है। तो पानी हो गया, पानी का भंडार हो गया, ठीक है। तो जल्दी का अर्थ होता है, जलधि का अर्थ होता है समुद्र होता है। और जो भी जल के पर्यायवाची होते हैं उनमें आप दी लगा दो तो वो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जो जल के पर्यायवाची हैं उनमें आप निधि लगा दो, ठीक है, तो वो भी किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? तो वो भी समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। ये निधि है, ठीक है। यदि आप जल के पर्यायवाची में निधि लगा दो, दी लगा दो, तो वो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। किसके पर्यायवाची बन जाते हैं? समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दी लगा है तो इसलिए क्या बन गया? तो समुद्र बन गया। शीर का अर्थ होता है खीर, ठीक है। तो उसके बाद हमारा उठना क्रिया में उठना जो क्रिया है ना, इसका हमें अकर्मक रूप बताना है। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, ठीक है। उठवाना ये तो प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मैंने राम से कचरा उठवाया, तो मैंने किसी से काम करवाया, तो वहां पर क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उठाया, ठीक है, ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। उठाएगा ये क्या है? सकर्मक क्रिया का भविष्य। और ये तो बताया गया है, जो उठाया मतलब भूतकाल बताया गया है अकर्मक क्रिया का, ठीक है, सकर्मक क्रिया का। और उठाएगा ये भविष्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में बताया गया? भविष्य की सकर्मक क्रिया के बारे में बताया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? उठाना होगा। वह उठाता है। अब यहाँ पर देखो अकर्मक पूछा है, वह उठाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? वह उठाता है। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। और उठना ही क्या होगा? यहाँ पर अकर्मक क्या होगी? क्रिया होगी, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो उसके बाद निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देख लीजिए, ठीक है। उज्जवल ऐसे नहीं लिखा जाता, आप अच्छे से जानते हैं।
उज्ज्वल में क्या होता है, 2 ज आधे आते हैं, उ ज वल, ठीक है। ये उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। और इसमें शुद्ध वर्तनी निरपेक्ष को कैसे लिखा जाता है वो भी देख लीजिए, ठीक है। निरपेक्ष, ठीक है, ऐसे निर आएगा इसमें, निरपेक्ष, ठीक है। तो र यहाँ पर आएगा, ठीक है। उच्छ्वास नहीं होता, उच्छ्वास होता है, उच्छ्वास होता है, ठीक है। ये ऊ है, उच्छ्वास होता है। तो सीधी सीधी आपको पता है भास्कर सूर्य का पर्यायवाची है और यही हमारा क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उसके बाद है कैंची किस भाषा का शब्द है, ठीक है। कैंची किस भाषा का शब्द है, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के ना कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब विस्फोटक होते हैं, मतलब कैंची हो गया, छुरी हो गया, तोप हो गया, लाश हो गया, कूली हो गया, बम्ब हो गया, कैंची हो गया, थोड़े मार धाड़ वाले जो आपको शब्द मिले तो वो कौन से शब्द होते हैं, वो तुर्की शब्द होते हैं, ठीक है। बावर्ची हो गया, ठीक है। और ये चेचक हो गया, ये क्या है सभी ये कौन से शब्द हैं, सारे तुर्की शब्द हैं, ठीक है। मुझे ना आप कमेंट करके बताना उर्दू है ना, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है, जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और हिंदी, ठीक है, दोनों ही पूछ लेती हूँ, हिंदी और उर्दू किस भाषा के शब्द हैं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए, दोनों ही क्या है, भाषाएं हैं, ठीक है। तो कैंची कौन से शब्द है, तुर्की शब्द है, ठीक है। तो हिंदी यहाँ पर दिया वो आप बताओगे, ठीक है। पुर्तगाली शब्द मैंने आपको बता दिया, अलमारी हो गया, आलपिन हो गया, तोलिया हो गया, बाल्टी हो गया, काजू हो गया, गोभी हो गया, और अलमारी हो गया, स्त्री हो गया, इस्पात हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारे पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। ये तो आपको देखते ही कर लोगे, अद्वितीय होता है, क्या है, ये हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं ज्यादा टाइम न लगाते हुए, जो च वर्ग के वर्ण होते हैं ना, च वर्ग के, ये सभी क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। तो स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, जब इनको हम बोलते हैं ना तो हमारी जीभ क्या है, किसी विशेष स्थान से स्पर्श करके और घर्षण के साथ बाहर निकलती है, ठीक है। जो आवाज होती है ना, किसी जो जीभ है ना, किसी जगह पहले स्पर्श करेगी और फिर क्या है, घर्षण के साथ आवाज बाहर निकालेगी, ठीक है। इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, ठीक है। तो च वर्ग है वो हमारा क्या है, च छ ज य, वो ये सभी क्या है, हमारे स्पर्श संघर्षी हैं, ठीक है। तो इनके अंदर स्पर्श संघर्षी पूछा है तो च वर्ग का एक ही शब्द है इनमें, छ, तो यही हमारा क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। जो हमारा स और है ये ओनली क्या है, संघर्षी शब्द हैं, ठीक है। तो कौन से वर्ण है, ये संघर्षी हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, हमारे ओनली संघर्ष हैं, स्पर्श संघर्षी नहीं है। यदि आपसे संघर्षी पूछ ले तो स श श ह, ये हमारे संघर्षी हैं। और ख हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंठ वाला हो गया, ठीक है। क वर्ग में आ गए तो कंठ वाले हो गए, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा भाषा के निम्नलिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। भाषा के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का, ठीक है। अब भाषा मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब मैं कोई ध्वनि बोल दूँ, क बोल दूँ, तो मैंने इसके लिए जो कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, मैंने क बोला तो क को ऐसे लिखा जाता है, ज बोल दिया, ज को ऐसा लिखा जाता है। ये हमारे ध्वनि के चिन्ह है, ये दोनों क्या है, हमारी ध्वनि के चिन्ह है। और इनको क्या बोलते हैं, इनको लिपि बोला जाता है, ठीक है। ध्वनि चिन्हों को क्या बोल जाता है, और क्या बोल, जब लिखित रूप में लिखते हैं ना, लिखित रूप में, तो ध्वनि चिन्हों को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी है, को है, आप अच्छे से जानते हैं। कर्ता की ने हो गई और कर्ण की से हो गई, के संप्रदान के लिए हो गई, तो इसका आंसर क्या होगा, को कर्म कारक की विभक्ति होती है। और ये चंडीगढ़ में आए हुए क्वेश्चन है, देख लो। एचटेट से तो बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे आपको, ठीक है। एक बार एचटेट पास कर लो, उसके बाद तो हर एग्जाम आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए, यदि आपको क्लास अच्छी लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर किया करो, ठीक है। लाइक और शेयर और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि जैसे आपको आपके रिजल्ट का वेट रहता है, हमें भी लाइक शेयर का वेट रहता है, ठीक है। टाइम में से टाइम निकाल के, बहुत मुश्किल होती है क्लास बनानी, ठीक है, खुद क्रिएट करनी, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने, उसके बाद उनकी PDF बनानी, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप जैसे आपको समय नहीं है, तो देखो सबके पास समय की कमी होती है। और फिर भी मैं रात, ये पूरी क्लास मैंने पूरी रात बैठकर बनाई है, ठीक है, क्योंकि व्याकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए। तो यदि आप क्लास को अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, 100 ग्राम मिर्च खरीदी इस वाक्य में है, उसने 100 ग्राम मिर्च खरीदी इस वाक्य में है। पूछा गया कि कौन सा सर्वनाम है, क्या है इसके अंदर, उसने 100 ग्राम मिर्च खरीदी, ठीक है।
तो सबसे पहले अपने वाक्य में देखना संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद निश्चित परिणामवाचक विशेषण, गुण विशेषण। गुण तो देखो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। इसमें मिर्च खरीदी है तो इसमें गुण तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले ही ऑप्शन को क्या कर दोगे आप, इस ऑप्शन को काट दोगे। संकेत नहीं दिया गया है, ठीक है, उसमें इसमें संकेत नहीं, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कार है, वह मेरा घर है, वहां पर संकेत दिया जाता है, ठीक है, तो ये संकेतवाचक विशेषण भी नहीं है, ठीक है। तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण, तो इसका आंसर क्या होगा, निश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। निश्चित क्यों है ये भी देख लीजिए, परिणाम क्यों है वो भी देख लीजिए। निश्चित इसलिए है क्योंकि 100 ग्राम आपको बिल्कुल निश्चित बता दिया है कि 100 ग्राम है। यदि यहाँ पर लगभग लगा देते, लग और बग, ठीक है, अब आप नहीं बता सकते थे कि लगभग 100 ग्राम, ठीक है, अब लगभग आ जाता तो इसका आंसर बिल्कुल उल्टा हो जाता, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाता, क्योंकि लगभग अब 99 भी हो सकता है, 101 ग्राम भी हो सकती है मिर्च और 100 भी हो सकती है। लगभग से हमें बिल्कुल प्रॉपर जानकारी, बिल्कुल प्रॉपर मतलब निश्चितता का मतलब बोध हमें नहीं हो रहा, निश्चित नहीं पता लग रहा। यहाँ पर लगभग मिल जाए, लगभग 100 आदमी थे, ठीक है, लगभग 50 आदमी थे, लगभग 100 स्टूडेंट थे, ठीक है, विद्यार्थी थे, तो वहां पर आंख बंद करके अनिश्चितवाचक सर्वनाम या अनिश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण लिख के आ सकते हैं आप, ठीक है। पर यहाँ पर लगभग नहीं लगाया गया, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग नहीं लगाया, 1 मिनट, पर यहाँ पर क्या है आप समझ गए, लगभग नहीं लगाया गया, सीधा सीधा बिल्कुल निश्चित रूप से हमें 100 ग्राम बता दिया गया है, ठीक है। 100 ग्राम खरीदी है उसने मिर्च, और मिर्च को हम कैसे लेते हैं, गिन के थोड़ी लेते हैं, 1 मिर्च दे दो, 2 मिर्च दे दो, 3 मिर्च दे दो। तो मिर्च के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है, तो मिर्च के लिए आप अच्छे समझ गए होंगे कि मिर्च के लिए यहाँ पर क्या प्रयोग, माप तोल, जब भी हम मिर्च लेते हैं 500 ग्राम 600 ग्राम नाप तोल के साथ लेते हैं, तो यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। और अनिश्चित कब होता है, यदि यहाँ पर लगभग लगा होता, लगभग 100 ग्राम ली है, ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है लगभग वहां पर 150 आदमी थे, ठीक है, ऐसे लिख के आ गया, तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ठीक है, पर हमें संख्या बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन होती है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और परिणाम इसलिए आता है क्योंकि ये चीजें नापी तोली जाती हैं, ठीक है। और संख्यावाचक तब आता है यदि यहाँ पर यदि संख्या तब आता है जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, ठीक है। अब मिर्च को हम गिन के नहीं लेते, तोल के लेते हैं, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण नहीं आया, ठीक है। तो निश्चित परिणामवाचक विशेषण आया है, ठीक है। उसके बाद है पित्राज्ञा किस संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो ये किस संधि का उदाहरण है, तो ये यण संधि का उदाहरण है। क्यों है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, पितृधन आज्ञा, क्या आएगा, पितृधन आज्ञा। और यण संधि का रूल है, जब भी री, अब ये वाली री है, जब भी री का मेल आ से होता है, ठीक है, री का मेल आ स्वर से होता है, तो क्या बन जाता है, तो रा बन जाता है, अरा बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, अर बन जाता है, ठीक है, तो अर बन जाता है, ठीक है। तो अब क्या बन गया, पित्राज्ञा, देखो अर की साउंड आ रही है आपको, पित्राज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी मात्राज्ञा भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है, यहाँ पर हमारी यण संधि है, ठीक है। उसके बाद है कंदमूल में कौन सा समास है, कंदमूल, ठीक है। तो कंदमूल में कौन सा समास है आपको देखते ही पता होगा, तो द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास कहाँ पर होता है, जब दोनों पदों की विशेषता बताई जाती है, कंद की अपनी विशेषता होती है और मूल की अपनी विशेषता होती है, दोनों पद प्रधान होते हैं, सॉरी विशेषता नहीं। तो द्वंद्व समास वो होता है जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंद भी प्रधान है और यहाँ पर क्या है, मूल भी प्रधान है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, कंद और मूल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, और है, जो और शब्द है उसको काट दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा है, द्वंद्व समास है, ठीक है। द्वंद्व समास में ऐसे भी आ सकता है कि कई बार आपको ये कई बार क्या करते हैं आप बच्चे, योजक चिन्ह देख लेते हैं, ठीक है, माता पिता, ठीक है। आप क्या देखते हो, योजक चिन्ह देखते हो और आप क्या सोचते हो, 1 मिनट, तो आप क्या सोचते हो, योजक चिन्ह है तो ये द्वंद्व है, बिल्कुल भी नहीं। माता पिता क्या है, विलोम शब्द है। जहां पर आपको विलोम शब्द दिखे या फिर आपको पूरक शब्द दिखे, क्या दिखे, पूरक शब्द दिखे, वहां पर भी क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। कैसे, देखो माता पिता का उल्टा है, माता और पिता, ऐसे भी कर सकते हो आप, पर ये जरूरी नहीं है कि आपको योजक चिन्ह देख के ही आप द्वंद्व समास करोगे। माता पिता विलोम शब्द है, दाल रोटी पूरक शब्द है, दोनों में देखो दाल और
रोटी, दोनों पूरक है, ठीक है। तो इसलिए पूरक शब्द दिखे आपको, विलोम शब्द दिखे, ठीक है, तब भी आप द्वंद्व समास करना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आया होता है सुर असुर, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा हमारा, सुर और असुर, सुर अच्छे होते हैं और असुर बुरे होते हैं, राक्षस होते हैं, सुर देवता होते हैं, तो वहां पर कौन सा समास हो गया, तो वहां पर हमारा द्वंद्व समास हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, विलोम शब्द है, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ था वो सुरा सुर, एक मिनट, तो वो ऐसे लिखा हुआ था, एक मिनट, सुर सुर। तो आप देखो इसमें कौन सा समास है, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखो तो सुर और इसके बाद आ लगा है, इसका अर्थ होता है असुर, सुर असुर। तो ये कौन सा समास है, ये द्वंद्व समास है। क्यों, ना तो इसके अंदर देखो अभियोजक चिन्ह लगा, ना और लगा, और जिसको संधि अच्छे से तोड़नी आएगी, वाक्य को विच्छेद करना आएगा, वही इसको अच्छे से कर पाएगा। क्योंकि देखो सुर निकल गया और फिर बचा क्या, ये आ हो गया ना, असुर, सुर असुर, दोनों क्या है, विलोम शब्द है, इसका विलोम है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा द्वंद्व समास है, ठीक है। तो ऐसे होगा ये। उसके बाद निम्न में से कौन सा तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, पहले हमारा कंठ होता है क वर्ग, फिर चाह वर्ग हमारा क्या होता है, वो तालव्य वर्ग होता है, ठीक है। और तालव्य वर्ग में च वर्ग तो हम जानते हैं, और साथ में इसमें क्या होता है, ई होता है, हमारी दोनों ई और य और स, यस, ठीक है। मैंने ऐसे याद कर रखा है, यस, यस नाम का लड़का चा वर्ग में जोड़ दो, ठीक है। तो ई और यस, ठीक है। जहां पर भी आपको ये मिले, चा वर्ग मिले और ई और यस मिले, तो ये तालव्य ध्वनि है। अब ए तो कंठोष्ठ है, हमारी कंठ और कंठोष्ठ ना, कंठ तालु है, ठीक है। तो कंठ और तालु से इनकी साउंड आती है, तो ये है, ठीक है। ओ होंगी हमारी कंठोष्ठ, तो ठीक है। च और या, तो यही हमारी क्या है, तालव्य व्यंजन है। ये च हो गया और यहाँ पर ये हो, या हो गया, ये हमारी क्या है, तालव्य ध्वनि व्यंजन है, ठीक है। तो तालव्य ध्वनि है, ठीक है। तो उसके बाद ऊ और बा, ये तो हमारी वो होगी होठ वाली ध्वनि हो गई, ठीक है। और ता और ला हमारी दंत वाली ध्वनियां हो गई, ठीक है। तो उसके बाद दंत व्यंजन हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जो कुछ नहीं जानता हो उसके लिए एक शब्द है, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, अज्ञा होगा, ठीक है। जो कुछ नहीं जानता उसको बोलते हैं अज्ञा। बहुअज्ञा किसको बोलते हैं, जो बहुत कुछ जानता हो। अल्पज्ञा किसको बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत जानता हो। और सर्वज्ञा किसे बोलते हैं, जो सब कुछ जानता हो। सर्वज्ञा का अपोजिट अल्पज्ञा होगा, ठीक है। और जो कुछ नहीं जानता उसको बोलते हैं अज्ञा, ठीक है। जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता हो, तो इसका आंसर क्या होगा, अज्ञा होगा, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रुति समयुगम नहीं है। जो समश्रुतार्थक शब्द है इनमें से वो पूछा, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है बाघ। आहूत और आहूत भी बिल्कुल सही दिए हैं, एक जैसे ही शब्द हैं, ठीक है। किसी में जो अनुस्वार का फर्क है, किसी में मात्रा का फर्क है, और किसी में इसमें भी मात्रा का फर्क है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें अलग दिया हुआ, तरणी और तरुण। तरणी का अर्थ होता है नौका और तरुण का अर्थ होता है जवान। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के युगम क्या है, गलत दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये तीनों के युगम क्या है, बिल्कुल सही दिए हुए हैं। अंश और अंश, इसमें क्या है, अनुस्वार का फर्क और सा का फर्क कर दिया। इसमें क्या है, मात्रा का फर्क कर दिया, पर शब्द दोनों सही हैं। इसमें और का अर्थ होता है दिशा, किसी दिशा की ओर संकेत करना। और का अर्थ होता है तथा वह हो गया। और तरनी और तरुण क्या है, देखने में और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। तरनी का अर्थ जैसे नौका होता है और नाव होता है, और तरुण का अर्थ जवान होता है। तो दोनों क्या है, ये अर्थ युग्म सही नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है। वाक्य देखना है कौन सा शुद्ध है, इसको बड़े ध्यान से करना, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होती है, सब हमें एक जैसे ठीक लगते हैं। इसमें आएगा वे सभी लोग, एक मिनट, वैसे भी सब लोगों की नज़र में फ़र्क आने लगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ के बिल्कुल भी नहीं करना, आपने बार बार पढ़ना है, ठीक है। वैसे भी सब लोग की नज़र, देखिए वैसे भी सब आ गया तो सब के साथ कहना लोगों, यहाँ पर लोग नहीं होता, सिंगल नहीं आता, तब इसका बहुवचन बनाएंगे तो लोग का क्या बन जाएगा, लोगों आएगा, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। वाक्य में नायिकाओं की आंखों के लिए बहुत सारी उपमा दी गई। आंखों आ गया तो उपमा का क्या बन जाएगा, उपमाएं। तो ठीक है, उपमा का क्या आना चाहिए था, यहाँ पर उपमाएं आना चाहिए था, ठीक है। उपमाएं दी गई, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा गलत हो गया, ठीक है।
तो उसके बाद तब यमराज ने नचिकेता को एक प्रलोभन दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं, मित्र सच्चा पथ प्रदर्शक के समान होता है, ठीक है। देखने में हमें बिल्कुल सही लगता है ये भी, मित्र जो सच्चा पथ प्रदर्शक होता है, पर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सच्चा मित्र आना चाहिए था, सच्चा आगे आना चाहिए था, ठीक है। जो सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होता है, या तो फिर ये आना चाहिए था, या फिर इसका ऐसे आना चाहिए था कि जो मित्र सच्चे, सच्चा का क्या आना चाहिए था, मित्र सच्चे, आधा चा आएगा यहाँ पर, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी गलत है, तो हमारा सही कौन सा है, तब यमराज ने नचिकेता को एक प्रलोभन दिया, ठीक है। ये संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया के हिसाब से बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। पत्नी की भाववाचक संज्ञा बनाइए, ठीक है। भाववाचक संज्ञा को मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ, तब लगने से भी बनता है, यदि आपने मेरी क्लास में देखा होगा, यह लगने से बनता है, ठीक है। और आहट लगने से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, आई लगने से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, ठीक है। तो यदि आपने देखी होगी तो आप एक सेकंड में पत्नी तब कर देंगे, क्योंकि भारी है तो इसका क्या है, पर्यायवाची है, और ये मैं पर्यायवाची में पत्नी के पर्यायवाची आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो नारी तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई, स्त्री भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गई, तो दोनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। पत्नी तब, इसमें क्या है, तब प्रत्यय लगा है, और ये क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना है, देखो इनमें टाइम नहीं लगाना, ये तो हम देखते ही कर देंगे। जो उपकार, यहाँ पर क्या है, जो उपकार करे उसी का अहित करना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन ना चंडीगढ़ टीजीटी में आए हुए हैं, जो चंडीगढ़ टीजीटी में हिंदी साहित्य का एग्जाम हुआ है उसमें आए हुए हैं, ठीक है। मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का आशय क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, तो राम का नाम कपटी भी ले सकता है, चालाकी करना, दिखावे की मित्रता किंतु मन में शत्रुता रखना। मुंह में राम और बगल में छुरी, बिल्कुल सही है कि मुंह पे तो आप राम राम करते हैं और फिर बगल में क्या है, छुरी रखते हैं, इससे अच्छे तो मित्रता ही ना करो, ठीक है। तो आगे कुआं पीछे खाई, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, दोनों और विपत्ति का होना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो देखते ही कर लोगे आप। घड़ों पानी पड़ जाना, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना, ठीक है। उसके बाद निसंतान का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो निसंतान का संधि विच्छेद क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी होगा। जब भी हमारा निसंतान होगा ना, निसंतान, ठीक है, तो ये कौन सी संधि है, हमारी विसर्ग संधि है, ठीक है। और विसर्ग संधि में जब हम इसको करेंगे नी, और यहाँ पर विसर्ग लगाएंगे और संतान करेंगे ना, ठीक है, तो विसर्ग संधि का रूल है, विसर्ग के बाद यदि सा आ जाए तो सा किसमें, अपने आधे में बदल जाता है, और यहाँ पर देखो आधे में आया हुआ है, ठीक है। या तो अपने ये मूल रूप में रहेगा, निसंतान भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और या फिर अपने यदि विसर्ग के बाद स शब्द है तो ये फिर अपने आधे सा में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका रूल है, तो इसका क्या होगा, इसके विसर्ग, तो इसका आंसर हो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। ठीक है, जब ये विसर्ग और सा के साथ मिलेगा तो ये अपने आधे में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द का युग्म नहीं है। यहाँ पर सभी स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं और इनमें पूछा है कि इनमें कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर समा करना, समा की जाती है, ठीक है, तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो उसके बाद शोभा, शोभा बढ़ती है, ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। प्रार्थना की गई, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। वेदना बढ़ गई, ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। ईर्षा होती है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। अभिलाषा जागती है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। और आयु लंबी होती है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। पर यहाँ पर जो स्त्री तत्व दिया है ना, स्त्री तव, तो ये क्या दिया है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा दिया, हम करके भी आए हैं, पत्नी तव हो गया, जैसे ये क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, और तव प्रत्यय लगने से बनी है, ठीक है। उसके मतलब जान समझ लो, राधा के अंदर स्त्रीत्व जाग गया, ठीक है, स्त्रीत्व जाग गई नहीं होता, जाग गया होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये स्त्री लिंग शब्द का सही युग्म नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको वाक्य में प्रयोग करके देख लेना, ठीक है। जैसे शोभा बढ़ जाती है, किसी भी कोई भी मतलब हम वस्त्र पहन लें या फिर आभूषण ग्रहण कर लें तो क्या हो जाती है, स्त्री की शोभा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर डी होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्बुज का पर्यायवाची नहीं है। और अम्बु का अर्थ क्या होता है, अम्बु का अर्थ होता है पानी, ठीक है, अम्बु का अर्थ क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। और जा का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, जा का अर्थ होता है जन्म लेना, ठीक है, जा का अर्थ होता है जन्म लेना। और अम्बुज का अर्थ क्या हुआ, जो पानी में जन्म लेता है, और पानी में जन्म कौन लेता है, कमल लेता है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा अम्बुज का पर्यायवाची नहीं है,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो कमल, कमल कहाँ पर जन्म लेता है? पंकज, ठीक है, जो कीचड़ में जन्म लेता है, तो ये तो इसका पर्यायवाची है। नीरज मैंने आपको लास्ट में अभी समझाया, नीर मैंने जल और जा मैंने जन्म लेना, जो नीरज मतलब पानी में जन्म लेता है तो वो क्या होता है? कमल का ही पर्यायवाची होता है। जलज, जो जल में जन्म लेता है वो भी कमल का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर पुष्प दिया है, पुष्प का मतलब साधारण फूल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर अंबुज के बारे में पूछा गया था, पर्यायवाची नहीं है। तो पुष्प एक साधारण फूल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो संभावना भविष्यत काल के वाक्य को चुनिए, जिसमें वाक्य में हमें संभावना मिलेगी वही हमारा भविष्य काल होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद पानी बरसे। उसके बाद राकेश बाजार जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पर यहीं पर यदि टिकटें मिल गई तो हम नाटक देखने जाएंगे, कल क्रीड़ा भवन जाएंगे, ठीक है। तो देखो इनके अंदर संभावना किस वाक्य के अंदर? हमारे पहले वाक्य के अंदर शायद शब्द, यदि हम शायद शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? हमेशा संभावना के लिए करते हैं। जैसे हम बैठ के सोचते हैं शायद कल मेरा पेपर अच्छा हो जाए, शायद कल हमारा एग्जाम इजी आ जाए, तो शायद लगा रहे हैं, हम सिर्फ संभावना कर रहे हैं। तो वहां पर जहां पर से भी शायद शब्द होता है ना, वो संभावना भविष्य काल के वाक्य के लिए प्रयोग होता है। भविष्य इसलिए प्रयोग हुआ क्योंकि पानी बरसे, अभी वर्षा नहीं है, बरसे, ठीक है। तो अभी भविष्य में होने वाले काम के लिए प्रयोग किया गया है, तो यही हमारा सही है। राकेश बाजार जाएगा, जाएगा भविष्य, फिर राकेश जाएगा, ये तो क्या है? सामान्य, सामान्य भविष्य काल है। यदि सामान्य से पूछ लिया जाए तो सामान्य क्या है? भविष्य काल है, ठीक है। राकेश बाजार जाएगा, गा भविष्य बताएगा और जाएगा ये सामान्य वाक्य है। उसके बाद अगला सेंटेंस देख लीजिए, यदि टिकटें मिल गई तो हम नाटक देखने जाएंगे। यदि टिकटें मिल गई, एक क्रिया खत्म हो गई गई पे, उसके बाद तो हम टिकट देखने जाएंगे, ये अलग क्रिया होगी। तो हम नाटक देखने जाएंगे, हम नाटक देखने जाएंगे, बिल्कुल अलग क्रिया है और अलग वाक्य है और इसका अर्थ भी निकल रहा है, ठीक है। यदि टिकटें मिल गई तो इसमें क्या होता है? इसमें कौन सा काल हमारा? हेतु, हेतु मंद भूत काल है। क्यों? हेतु, हेतु जो मंद भूत काल होता है, हेतु हेतु मंद भूत काल जो है भविष्य काल होता है, तो उसमें क्या होता है? एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? दोबारा सुनिए, एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड होती है। देखो यहाँ पर पहली क्रिया क्या है? यदि हमें टिकटें मिल गई तो हम नाटक देखने जाएंगे, तो जो यदि टिकटें मिल गई फिर ही नाटक देखने जाएंगे, तो दूसरी क्रिया पहली क्रिया के ऊपर क्या है? डिपेंड है, आश्रित है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? हेतु हेतु मद भूत काल होगा। हेतु हेतु मद भूत काल क्या होगा? हेतु हेतु मद भूत काल होगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा कल क्रीड़ा भवन जाएंगे, तो यहाँ भी क्या सामान्य भविष्य काल है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सामान्य बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, दृग ऊर्जत, ठीक है। ये ना बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे से देखिए। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गाठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा गया है? आपसे अलंकार बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार कहाँ पर प्रयोग होता है? आप अच्छे से जानते हैं, एक मिनट। यमक अलंकार कहाँ पर प्रयोग होता है? अब हम अच्छे से जानते हैं, जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग निकलें, जैसे कनक कनकते सोगनी मादकता आदि का है, तो ये यमक अलंकार है। कनक कनक का क्या है? दो अर्थ निकल रहे हैं, तो ये तो हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द से दो अर्थ चिपके होते हैं, तो ये भी नहीं है। तो भ्रांतिमान क्या होता है? जहाँ पर हमें किसी चीज या किसी वस्तु को लेकर हमें भ्रांति होती है, तो भ्रांतिमान होता है। तो यहाँ पर हमारा अलंकार कौन सा है? तो असंगति अलंकार है। और क्यों है ये भी देख लीजिए। तो असंगति अलंकार वहां पर होता है जहाँ कारण कहीं और हो और उसका असर कहीं और हो, ठीक है। जहाँ पर क्या है? कारण कुछ कहीं और हो और उसका असर कहीं और हो। यहाँ पर देखिए, दृग ऊर्जत, यहाँ पर नायक नायिका के मतलब जो प्रेम संबंध है, नेत्र मिले हैं, दृग मतलब नेत्र, प्रेम प्रेमिका के यहाँ पर नेत्र मिले हैं। टूटत कुटुंब, पर प्यार उन दोनों में हुआ है, प्रेम उन दोनों में हुआ है, नायक नायिका में। और टूट क्या रहा है? कुटुंब मतलब परिवार टूट रहा है, ठीक है। और चतुर्चित प्रीति, उनके प्रेम के कारण गांठ किसके दिल में, हृदय में पड़ रही है? दुर्जन के हृदय में पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या समझे? कार्य कहीं और हो रहा है, कारण कुछ और है और असर कहीं और पड़ रहा है, ठीक है। प्रभाव कहीं और पड़ रहा है, तो वहां पर क्या होता है? असंगति अलंकार होता है, ठीक है। किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो हम अच्छे से जानते हैं, जो द्विगु समास होता है इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे नवरात्रि हो गया, चौराहा हो गया, त्रिफला हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? द्विगु समास होता है। जब एक, अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक
जब एक व्यंजन ध्वनि अपने सामान्य अन्य व्यंजन ध्वनि सामान्य, ये ध्यान से देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने सामान्य अपने समान उसके समान ही होनी चाहिए, एक व्यंजन ध्वनि दी गई है और अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या कहते हैं, जब एक ध्वनि हो और अपने समान अन्य व्यंजन, वो अपने समान ही अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त होती हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली लिख देती हूँ, यहाँ पर एक व्यंजन हो गया ला हो गया और अपनी अन्य व्यंजन संयुक्त ध्वनि से और अपनी स्वयं समान, अपने समान ला के समान हो गया ना ला भी, तो ये दिल्ली क्या है, हमारा द्वित व्यंजन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पहली ल है ये आधा होता है और दूसरा क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, तो जब दो व्यंजन एक समान होकर एक साथ आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, द्वित व्यंजन बोलते हैं। जैसे सच्चा शब्द हो गया सच्चा, तो इसके अंदर क्या है, द्वित व्यंजन है। पक्का हो गया, इसके अंदर क्या है, द्वित व्यंजन है। क्यों है, क्योंकि दोनों ही व्यंजन एक समान हैं और यहाँ पर क्या हो गए, संयुक्त हो गए, मिल गए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे द्वित व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन ध्वनि तो आप जानते हैं, जैसे क हो गया ये व्यंजन ध्वनि है, ख हो गया ये व्यंजन ध्वनि है। यदि आप सोचो ये क, ये बिल्कुल प्रॉपर व्यंजन ध्वनि नहीं है, जब तक हम हलंत नहीं लगाएंगे तब तक ये व्यंजन ध्वनि नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्वर भी है। ठीक है, जब हलंत लगाते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर है। यदि आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाए तो इसके अंदर प्रॉपर व्यंजन ध्वनि कौन सी है, तो इसके ऊपर प्रॉपर व्यंजन ध्वनि कौन सी है, तो हमारी का होगी जिसके नीचे हलंत होगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, जैसे हमारा क्ष हो गया, ये संयुक्ताक्षर है, ये का और श के मिलने से बना है। ठीक है, जैसे हमारा त्र हो गया, ठीक है, त्र किससे बना है, त आधा और र से मिलने से बना है त्र, ये हमारे क्या है, संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अनुनासिक क्या होते हैं, जो हमारे हिंदी की वर्णमाला के पंचम अक्षर होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। जैसे मैं सुंदर लिख रही हूँ यहाँ पर, तो ये क्या है, हमारा अनुनासिक है। ठीक है, ये क्या है, हमारा अनुनासिक है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ चारों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक मिनट, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगला देख लीजिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बिनु पद चले, पद मतलब पैर, बिना पैर के चले और बिना कानों के सुनना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, देखो बिल्कुल अलग सा अलंकार है। देखो यहाँ पर बिने पद तो चलना, बिना पैरों से चलना और बिना कानों से सुनना, इस पंक्ति में अलंकार पूछा है। असंगति मैंने अभी आपको बता दिया कि कारण कुछ और होगा और कार्य कहीं और हो रहा होगा। ठीक है, अब नेत्र उनके मिल रहे थे और परिवार कहीं और टूट रहा था। ठीक है, तो कार्य का असर कहीं और होगा और कारण कुछ होगा। ठीक है, कारण नहीं, और इसमें क्या होता है, कारण के बिना कार्य होना, जो हमारा बिनु पदे और बिनु सुने होगा ना, इसमें विभावना अलंकार होगा। ठीक है, क्यों होगा इसमें, तो इसमें क्यों होगा, क्योंकि कारण के बिना कार्य हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बिनु पदे, बिना पैर के और बिना कानों के कैसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। आप याद करना, बिना कारण के। ठीक है, बिना कारण के कार्य होना। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन लिख देती हूँ, बिना कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं आपसे, बिना कारण के कार्य होना, बिना कारण के ही कार्य होना, बिना पैरा कार्य हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। ठीक है, क्यों होगा, देखो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, बिनु पदे चले सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन रहे हैं, बिना पैरों के चल रहे हैं, कारण है नहीं फिर भी काम हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। उपमा आप जानते हैं, जिसमें समानता बताई जाती है। ठीक है, चंद्र सा मुख हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। श्लेष, एक शब्द से दो शब्द चिपके होते हैं, रहीमन पानी राख, ये तो उसका है ना, श्लेष का ही है ना, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून। ठीक है, तो इसमें एक शब्द से कई अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा असंगति अलंकार। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर लिए। ठीक है, और श्लेष हमारा यही होता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 42। ठीक है, तो करुण का स्थायी भाव क्या है, जो रस है आपने अच्छे से करके जाने, मैंने आपको कल भी बताया था। करुण है जो इसका स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है, जब भी कोई प्रिय वस्तु होता है, व्यक्ति होता है, जब हमसे दूर हो जाता है, तो ठीक है, दूर होने के भाव में क्या निकलता है, हमारा करुण का, शोक का भाव होता है। ठीक है,
तो शोक। करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और जो जुगुप्सा है इसका स्थायी भाव क्या है? विभत्स है। और विभत्स का पूछ ले तो क्या है? जुगुप्सा है। ठीक है, तो दोनों के एक दूसरे के समान है। ठीक है, और उत्साह किसका है? वीर रस का स्थायी भाव है। ठीक है, उत्साह कहाँ पर होता है? युद्ध में होता है, जहाँ पर जोश होता है, ओज होता है, वहां पर उत्साह होता है। और जब जहाँ पर करुणा होती है या फिर वियोग होता है, वहां पर क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आ उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उपसर्ग नहीं है बताना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हम आ जन्म से आ हटा दे तो जन्म का अपना अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर आ उपसर्ग है। आदरणीय, ठीक है, तो आदरणीय देखो। उसके बाद आगमन, आ हटा दे तो गमन का अपना अर्थ है जाना। ठीक है, और यदि हम कृषक से आ हटा दे तो कृषक का अपना अर्थ है किसान हो गया। ठीक है, तो यदि हम आदरणीय देखो शब्द से निकलना, इसमें क्या है? आदरणीय, ईय क्या है? प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इस शब्द में क्या है? प्रत्यय, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे मैं उसे जानने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण अव्यय की मैं क्लास आपको करवा चुकी हूँ जो अव्यय नाम से है, तो वहां से क्रिया विशेषण का हर एक 30 मिनट में आप क्रिया विशेषण को बिल्कुल जड़ से जान लोगे। ठीक है, तो आप देखते ही क्वेश्चन कर लोगे। धीरे धीरे मैं उसे जानने लगा, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या है? किसी भी वाक्य जो कोई भी क्रिया है उसके तरीके के बारे में, उसके ढंग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो क्रिया है धीरे धीरे हो रही है, यहाँ पर क्रिया के रीति के बारे में, उसके ढंग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यदि आ जाए बच्चा दूध पी रहा है, तो यहाँ भी क्रिया का ढंग ही बताया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। परिणाम कहाँ होगा? जहां पर भी ये बताया जाए कि लड़की कितनी खूब बोलती है। ठीक है, यहाँ पर जहां परिणाम बताया जाए, नाप तोल बताया जाए, वहां पर परिणाम वाचक होगा। स्थान क्या होगा? जैसे पिताजी घर से बाहर गई हैं, तो बाहर क्या है? स्थान है। ठीक है, राधा ऊपर नाचती है। ठीक है, ऊपर क्या है? स्थान है, तो यहाँ क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक कहाँ होता है? जैसे आज मेरा भाई दिल्ली जाएगा, तो आज समय बताया गया, काल बताया गया, तो ये कालवाचक होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो उसने में कौन सा भेद पूछा? रीतिवाचक होगा। धीरे धीरे जहाँ पर क्रिया का ढंग बताया जाता है वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। उसके बाद हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी में अगला क्वेश्चन हमारा 26 से रिपीट हो गया। ठीक है, हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एस्टेट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो समश्रुत बिनार्थक शब्द में मनुजात और मनुदात का सही अर्थ बताना है। ठीक है, तो मनु होता है मानव। ठीक है, दोनों में ही मानव है। मनु का अर्थ आप अच्छे से जानते होंगे, तो मनु का अर्थ मानव होता है। ठीक है, तो मानव से संबंध रखेगा, तो मनुजात, जात मैंने होता है जन्म लेना, मानव की जात, तो मानव से उत्पन्न। ठीक है, मानव को खाने वाला बिल्कुल नहीं होगा, पहले खाने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा, जाद होता है खाने वाला। ठीक है, तो मन्नु से उत्पन्न। ठीक है, ये हो सकता है अफ्रीकी निवासी, पर जाद का अर्थ अफ्रीकी निवासी नहीं होता, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 होगा, मन्नु से उत्पन्न। मन्नु जात का अर्थ होता है मन्नु से उत्पन्न, और मनुष्य को खाने वाला कौन होता है? मनुजाद होता है। ठीक है, मनुष्य को खाने वाला क्या होता है? मनुजाद होता है। इसका आंसर नंबर 2 होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा विकल्प 44, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? हमें विलोम शब्द का जो युग्म है वो सही नहीं है, वो बताना है। वेनस्य का अर्थ सोमनस्य होता है, बिल्कुल सही है। अभिमान्य का निरभिमान्य होता है, बिल्कुल सही है। स्वार्थी का निस्वार्थी होता है, बिल्कुल सही है। अभ्यार्थी का प्रत्यार्थी नहीं होता, यही हमारा क्या है? विलोम शब्द गलत है। ठीक है, उसके बाद हमारा तत्सम तद्भव शब्दों के संदर्भ में अनुपयुक्त विलोम बताना है, अनुपयुक्त बताना है। तो गर्त का गड्ढा होता है, बिल्कुल सही है। ये हमारे तत्सम शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर हमारे तद्भव शब्द दिए गए हैं। और जृम्बिका का अर्थ होता है जमाई, और चरम चटक का अर्थ होता है गादड़, पर परिकूट का अर्थ परकोटा नहीं होता, यही हमारा क्या है? यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका अर्थ आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, उसके बाद पर्यायवाची की दृष्टि से असुमेलित शब्द चुनिए। ठीक है, तरंग का अर्थ उर्मी होता है, वीची होता है, कलोल होता है, बिल्कुल सही है। तरनी का अर्थ नौका होता है, द्रोणी होता है, पर करवाल किसका अर्थ होता है? तलवार का होता है। सॉरी, करवाल किसको कहते हैं? तलवार को कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर इस एक ही शब्द की वजह से हमारा क्या होगा? यही हमारा शब्द क्या होगा? पर्यायवाची का बिल्कुल सही नहीं है। करवाल किसको बोलते हैं? तलवार को बोलते हैं। तोता को क्या बोलते हैं? रक्ततुंड बोलते हैं, कीर बोलते हैं, सुगा बोलते हैं, बिल्कुल सही है। योनि के बिल्कुल अलग से हैं, आप देख लीजिए, आगे पूछे जा सकते हैं। रति कुहर हो गया, जन्म वत्सरम हो गया, ठीक है, अपत्यपथ हो गया, ये सभी तीनों अलग से शब्द हैं, फर्स्ट टाइम हमारे सामने आ रहे हैं, तो इनको क्या कर लेना है? हमें याद कर लेना है। ठीक है, तो ये संस्कृत शब्द हैं। किस शब्द में कूप
उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ पूछा है। ठीक है, यदि हम कु से यहाँ पर कु निकाल दे, जन, जन का अपना अर्थ है लोग होता है, तो ये इसमें भी कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कुमार अपने आप में रूढ़ शब्द है जिसका अर्थ होता है कुंवारा लड़का हो गया, या फिर कुमार का अर्थ होता है रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, कुमार हो गया। ठीक है, तो लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है रूढ़ शब्द है। कु से चेष्टा हटा दे तो चेष्टा का अपना अर्थ है, और यदि हम कु हटा दे मति का अपना अर्थ है, मति का अर्थ जैसे बुद्धि होता है। ठीक है, तो इन जिन शब्दों का अर्थ निकल रहा है तो वहां पर क्या होता है हमारा उपसर्ग होता है, और यहाँ पर कुमार क्या है एक रूढ़ शब्द है, इसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं है, यही हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है समस्त पद एवं समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। ठीक है, हमें इस विग्रह देखना है, किसका अलग विग्रह करके देखना है, बताना है कि किसका अलग बताया गया है। ठीक है, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय बिल्कुल सही है। पवन से चलने वाली पंचक्की, पवन से चलने वाली ये बिल्कुल गलत है, पवन से नहीं आएगा यहाँ पर। पानी से चलने वाली पंचक्की, पानी से चलने वाली को पंचक्की बोलते हैं, पवन से चलने वाली को तो पवन चक्की बोलते हैं। तो हमारा यही क्या है यहाँ पर आंसर असंगत है। ठीक है, नव युवक, नव है जो युवक, ये हमारा क्या है कर्मधारय का, कर्मधारय जो समास है उसका उदाहरण है। ठीक है, कर्मधारय का मैंने आपको करवा रखा है, नव युवक, नया है जो युवक। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन यहाँ पर क्या है संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक है, संप्रदान क्या है तत्पुरुष समास है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पंचक्की पानी से चलने वाली चक्की है, पवन चक्की नहीं है। उसके बाद यण संधि की दृष्टि से संगत विकल्प चुनना है हमने, संगत विकल्प चुनना है। तो इसके अंदर ना कुछ एग्जाम के अंदर ही त्रुटि हुई है। ठीक है, यहाँ पर असंगत होना चाहिए था, असंगत फिर हमारा सीधा सीधा यही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारी वृद्धि संधि है। ठीक है, यहाँ पर क्या है वृद्धि संधि होता है। ठीक है, जैसे महाधन इंद्र, और यहाँ पर इसलिए आ का मेल जो आ है इसका मेल और ए से हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा आई बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, महेंद्र जालिका। ठीक है, तो उसके बाद यदि आपको इसका अच्छे से आंसर पता हो तो जरूर बताना। और इसमें मुझे ये भी डाउट लग रहा है यदि संगत बताएं तो जातीय अभिमान, तो जातीय अभिमान का क्या होगा, जातीय अभिमान आना चाहिए था, तो ऐसे आना चाहिए जातीय धन अभिमान। ठीक है, तो छोटे में लिखा होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है यहाँ पर ना, या तो फिर मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। उसके बाद प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है जिसमें प्रत्यय गलत लगा हुआ है, ये ढूंढना है हमने। ठीक है, यहाँ पर ई प्रत्यय, जब भी मैंने आपको बताया किसी शब्द में ई प्रत्यय लगता है तो पहले जो शब्द है आदि जो शब्द है उसमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर द्रौपद शब्द है। ठीक है, द्रौपद में ई लगा है। ठीक है, द्रौपद में ई लग गया तो क्या बन गया हमारा द्रौपदी। ठीक है, ये विसर्ग हो गया, पहले वाला क्या हो गया, सॉरी विसर्ग नहीं, पहले वाला हमारा वृद्धि हो गई। ठीक है, इसमें क्या होगी वृद्धि होगी, दीर्घ हो गया हमारा। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। द्रौपद से द्रौपदी, जनक से जानकी, वाल्मीकि। ठीक है, हमारा देखो वाल्मीकि में क्या है छोटी ई आनी चाहिए, लास्ट शब्द में छोटी ई पर यहाँ पर बड़ी दी है। आगे देखते हैं, य महात्मा में य लग गया तो महात्म्य बन गया, विधवा में व्यय लग गया तो विधव्य बन गया। पोलस्तय, ये भी क्या है ये भी क्या है हमारे उससे सॉरी तो ये क्या है हमारे उससे प्रत्यय शब्द जुड़ने से शब्द बने हुए हैं। ठीक है, तर, महतर, वृतर, दृढ़तर, ये भी हमारे सही है। भागिनी धन ए ऐसे बने भागनी है। पथ धन ए ऐसे पथ्य बन गया। वनते गरुड़ के लिए प्रयोग किया जाता है वनीता। ठीक है, विनीता से बना है। ठीक है, वनीता से बना है। ठीक है, और वनीता धन ए है, वनते किसके लिए प्रयोग होता है, तो गरुड़ के लिए प्रयोग होता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सीधा सीधा इसके अंदर छोटी ई आनी चाहिए थी पर यहाँ पर बड़ी दी है, यही हमारा क्या है ऑप्शन असंगत है। सिर्फ एक शब्द की वजह से सारा क्वेश्चन क्या है हमारा गलत है। यहाँ पर जो ये ध्वनियाँ होती हैं हम अच्छे से जानते हैं क्या है, ये अयोग वह ध्वनियाँ होती हैं, अंग और अंग है। ठीक है, और ये ड़ और ढ उत्क्षिप्त ध्वनियाँ होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। श श स ये क्या हमारी स्पर्श संघर्ष ध्वनि नहीं होती, मैंने अभी आपको करवाया था, ये सिर्फ संघर्ष ध्वनि होती है। ठीक है, ये स्पर्श संघर्ष नहीं होती। स्पर्श संघर्ष के अंदर हमारी कौन सी ध्वनि आती है, च वर्ग की ध्वनि आती है। ठीक है, जो च वर्ग की ध्वनि है च छ ज। ठीक है, तो हमारा यही क्या होगा असंगत होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से शिक्षण सूत्र नहीं है। पूर्ण से अंश की ओर बिल्कुल हमारा शिक्षण सूत्र होता है। परिणा से तर्क की ओर हमारा कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, कोई हमें शिक्षण सूत्र नहीं पड़ा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी होता है, तो यही हमारा क्या होगा शिक्षण सूत्र नहीं होगा। उसके बाद असंगत पूछा गया है। ठीक है,
समुद्र में लगने वाली आग, तो यहाँ पर और अगला कौन, लोक प्रचलित बात जिसके वक्ता को न पता हो, लोक प्रचलित बात जिसके वक्ता का ना पता हो, ठीक है, लोगों में कोई प्रचलित बात होती है पर उसके वक्ता का ना पता, उसे क्या कहते हैं, किंवदंती कहते हैं, बिल्कुल सही है। पशुओं को, जो पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पागुर कहते हैं, ठीक है। जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अद्युडा, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अनेकार्थी शब्द आप जरूर करके जाइए, अनेकार्थी से क्वेश्चन, पर्यायवाची से क्वेश्चन, समानार्थी मतलब पर्यायवाची हो गया, और तत्सम तद्भव, इनसे क्वेश्चन 100% पूछे जा रहे हैं। समुद्र में लगने वाली आग और जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, और पेट में लगने वाली आग, आप तीनों को पता होना चाहिए। जब समुद्र में आग लगती है तो उसको बड़वा नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़वा नल बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या है, गलत है। यहाँ पर या तो बड़वा अग्नि आता या फिर बड़वा नल आता, तो जंगल में लगने वाली आग को बोला जाता है दावानल, ठीक है। जंगल में लगने वाली, आप अभी याद कर लिए, अब भी एग्जाम के अंदर आ सकता है, जो जंगल के अंदर आग लगती है उसको बोलते हैं दावानल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, दावानल बोलते हैं। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देती हूँ, दावानल, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जंगल में लगने वाली आग को बोला जाता है दावानल, ठीक है। पर यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, यहाँ समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं या बड़वानल बोलते हैं, ठीक है, बड़वानल, बड़वानल, ठीक है, या बड़वाग्नि भी लिखा आ जा सकता है। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोला जाता है, जठराग्नि बोला, जब पेट की आग होती है तो उसको जठराग्नि बोला जाता है, ठीक है, जठराग्नि, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपने याद रखना है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से संक्षेपित सहायक सामग्री कौन सी है, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रपेक्षित सहायक शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है में कौन सी आएगी, तो यहाँ पर पूछा गया है तो नहीं है, फिल्म स्ट्रिप, ओवरहेड प्रोजेक्टर और फिल्म। दूरदर्शन क्या है, श्रव्य और हमारा दृश्य दोनों ही उसके अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन का आंसर ना, इस क्वेश्चन का आंसर ना आप कमेंट करके देना, ठीक है। परपेक्षित शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, फिल्म होती है, ये भी देखो शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर प्रयोग होती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी होता है, इसका फिल्म स्ट्रिप लग रहा है मुझे, ठीक है। तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना मुझे, ठीक है। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है, ठीक है। संबंध सूचक मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्द को जब दूसरे शब्द के साथ संबंध बताया जाता है तो वहां पर क्या होता है, हमारा संबंध सूचक अव्यय होता है। राधा ऊपर नाचती है, अब क्रिया है नाचती, और राधा कौन नाचती है, तो देखो एक हिसाब से देखो तो ये आक्रामक क्रिया है, ठीक है, यहाँ पर संबंध बताना है हमने, ठीक है। तो ऊपर नाचती है, ऊपर क्या बताया जा रहा है, उसका स्थान बताया जा रहा है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। तो अनीता राधा से मधुर गाती है, यहाँ पर क्या हो रही है, तुलना हो रही है, ठीक है, दोनों में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। राम बहुत तेज चल रहा था, ठीक है, तो कैसे चल रहा था, बहुत तेज चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद अब मोहन आजकल ज्यादा बोलने लग गया, ठीक है, आजकल क्या है यहाँ पर संबंधवाचक अव्यय है, ठीक है। तो इसके अंदर राम बहुत तेज, तेज क्या है यहाँ पर अव्यय, तेज के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी क्या है, हमारा संबंध सूचक अव्यय है, ठीक है। तो अव्यय के बारे में अव्यय के बारे में पूछा गया तो ये यहाँ पर स्थानवाचक बताया गया, तो हमें संबंधवाचक बताना है किसके अंदर है, ठीक है। राम बहुत तेज चलता है, तो यहाँ पर इसकी चलने की क्रिया विशेषण बताया गया, तो कैसे चलता है, बहुत तेज चलता है, उसकी क्रिया की विशेषता बताई गई है। मोहन आजकल बहुत ज्यादा बोलता है, तो आजकल क्या इसके मतलब आजकल समय के बारे में बताया गया, किसके बारे में बताया गया, तो यहाँ पर समय के बारे में बताया गया है, ठीक है। सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन भूल गई थी। यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय पूछा गया, तो अनीता राधा से मधुर गाती, जहाँ पर भी तुलना होगी, ठीक है, और राधा यहाँ पर संज्ञा है और यहाँ पर मधुर गाती है, ठीक है। तो अनीता राधा से मधुर गाती है, अनीता और राधा का से इनमें कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा संबंध सूचक तत्पुरुष समास होगा, ठीक है, 2, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अक प्रत्यय प्रयुक्त पद कौन सा नहीं है, जिसमें अक प्रत्यय नहीं है, ये हमने क्या करना है, बोल के देखने हैं शब्द। विधायक, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं, ठीक है। तो विधायक, तो देखो इसमें क्या करना, प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं। अक, विधायक, अक की साउंड हमें बार स्पष्ट सुनाई दे रही है। प्रेरक, अक की साउंड आ रही है। निंदक, निंदा धन इक, इसमें भी हमें बिल्कुल साउंड सही आ रही है। लड़ाक, यहाँ पर किसकी साउंड आ रही है, हमें अक की नहीं आक की आ रही है, और यहाँ पर पूछा क्या है, मुख्य पद नहीं है, तो लड़ाक में क्या है, हमारा क्या है, अक प्रत्यय नहीं है। किस विकल्प में नित्य पुलिंग संज्ञा है, नित्य पुलिंग संज्ञा को किस में है, पुलिंग पूछा गया है, ठीक है। गिलहरी हमारी स्त्री नित्य पुलिंग संज्ञा है। बटेर है वो भी स्त्री पुलिंग नित्य संज्ञा में आता है। कोयल भी
आप बोल के देख लो, कोयल भी हमारी स्त्रीलिंग में आती है, पर खरगोश क्या है, नित्य पुल्लिंग में आता है, ठीक है, मादा खरगोश और नर खरगोश। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए, हमें अनुचित बताना है, ठीक है। विग्रह किसका अनुचित है, मातृ भक्ति, माता के लिए भक्ति, वाक वीर, वाणी में वीर, ये भी सही है, ये भी सही है। इंद्र जय, इंद्रियों के लिए जय, जीव दया, जीवों पर दया, जीवों पर दया करना। तो इंद्रियों को जीतना आएगा यहाँ पर, ये विसर्ग, ये क्या है हमारा अनुचित है, ठीक है, विग्रह, इंद्रियों को जीतना, ठीक है, जो इंद्रियों को जीत ले ऐसे लिखा आता है ना हमारा, तो यहाँ पर इंद्रियों के लिए जय नहीं होगा, इंद्रियों की, इंद्रियों के को, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को आएगा, ठीक है। तो यहाँ यही विग्रह हमारा क्या है, गलत है, यहाँ पर संबंध तत्पुरुष होना चाहिए था, ठीक है। तो उसके बाद गलत समास विग्रह चुनना है हमने, गलत विग्रह, दूर, दूर के लिए दर्शन, दूर से आगत, दुरागत, बिल्कुल से, पाठ के लिए शाला, पाठशाला, सभी के लिए मंडप, सभा मंडप, सभा के लिए मंडप, सभा मंडप, दूर के लिए दर्शन नहीं होता यहाँ पर, दूर, दूरदर्शन, यहाँ पर दूर के लिए संप्रदान नहीं आता कभी भी दूरदर्शन में। दूरदर्शन का जो विग्रह होता है वो होता है दूर, मुझे इतना पता है कि जो दूरदर्शन है ना, इसका विग्रह वो होता है, दूर के लिए दर्शन नहीं होता, दूर के दर्शन, ठीक है, दूर के दर्शन या दूर की चीज़ों को देखने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका यही विकल्प क्या है, गलत है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारा नाम धातु क्रिया। जब मैंने आपको क्रिया का टॉपिक करवाया था वहाँ पर अच्छे से बताया था कि नाम धातु क्रिया होती है जो संज्ञा शब्दों से बनती है, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम से बनती है, और मैंने आपको लिख के भी समझा रखे हैं, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों से क्या बनती है, हमारी नाम धातु क्रिया बनती है, ठीक है। अब देखो लात से, हमारी लात क्या है, यहाँ पर लात से लतियाना बना है, लात क्या है, संज्ञा शब्द है, सजाना क्या है हमारा, सजाना, सजाना, तो सजाना क्या है, हमारी क्रिया है, ठीक है, सजाना क्या है, हमारी क्रिया है, झूठ क्या है, हमारा विशेषण और संज्ञा शब्द है, और गलियाना है, यहाँ पर गतियाना नहीं है, गलियाना है, ठीक है, या फिर गति लगा लो, ये क्या है हमारा संज्ञा शब्द है, गलियाना है, यहाँ पर ये हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ल है यहाँ पर, तो गलियाना भी किससे बना है, संज्ञा से बना, तो क्रिया से हमें यहाँ पर एक ही शब्द बना है, जो नाम धातु क्रिया है वो तीनों से बनती है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, तो यहाँ पर क्रिया से बनी हुई सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर ये नाम धातु क्रिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्णों की दृष्टि से बेमेल चुनना है हमने, वर्णों की दृष्टि से, ओ और ओ कंठोष्ठ होते हैं, बिल्कुल सही है, और यही हमारा गलत है कि व और फ दंतोष्ठ होते हैं, और हमारा जो द और ध तालु नहीं होते, तालु तो हमने अभी अभी किए थे, च वर्ग, और जो च वर्ग है, और उसके बाद हमारा ई है और यस, ये हमारे क्या तालु वर्ग हैं, और त और ध हमारे तालु में नहीं आते, तो यही हमारा क्या है यहाँ पर बेमेल है, ठीक है। और ठ होठ मृदा में आते हैं, बिल्कुल सही है। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो हमें अनु उपसर्ग का प्रयोग बताना है, ठीक है। तो अनुधनवार, यहाँ पर भी अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ बताना है हमने, तो यहाँ पर अनु का उपसर्ग हुआ है, अनुधन संग, ठीक है। तो ये जब व्यंजन संधि से हम शब्द बनाते हैं तो स, जो ये सा है ये सा में बदल जाता है, ठीक है, व्यंजन संधि का रूल है, ठीक है। तो जब अनुधन संग, ये भी क्या है हमारा, इसके अंदर भी क्या है, अनु उपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद अनुधनदार, ठीक है, पर इसके अंदर अन उपसर्ग है, क्यों ऐसे देख ले, अन धन, यदि ऊ को यहाँ पर ले जाएंगे उदार का अपना अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर अन उपसर्ग आया है, अनु उपसर्ग नहीं आया, तो यही हमारा क्या है, अलग, यहाँ पर अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अनु का नहीं हुआ है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनिए, ठीक है, हमें शुद्ध शब्द 53 को बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, अंत्याक्षरी को बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, अंताक्षरी में आधा न और ता आता है, आधा, बिल्कुल ठीक है। छिपकली बिल्कुल सही है। आजमाइश होता है, ठीक है, आजमाइश, आजमाइश होता है, ठीक है, इसलिए क्या है हमारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है, आजमाइश, ठीक है। यहाँ पर आ आएगा और यहाँ पर इसके नीचे क्या है, नुक्ता आएगा जा के नीचे, इसलिए हमारा ये क्या है, यही शब्द क्या है हमारा असंगत है, ठीक है, अशुद्ध है। उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए, ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पर किसी भी निश्चितता का बोध ना हो वहाँ पर होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कुछ पुस्तकें, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। उसके बाद दाल में कुछ काला है, केवल वही तुम्हारी प्रशंसा कर सकता है, इसमें तो कोई कुछ किसी कोई शब्द नहीं है, यहाँ पर तो है ही नहीं। वह चाहता है कि तुम सदैव आगे बढ़ो, ये भी नहीं है। उसके बाद दाल में कुछ काला, इन दोनों पर हमें डाउट हो रहा है, पर मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, यहाँ पर पुस्तक शब्द देखिए क्या है, पुस्तक यहाँ पर संज्ञा शब्द है,
क्या शब्द दिया गया है, संज्ञा, और संज्ञा के आगे क्या लगाया गया है, मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, कुछ, पुस्तक क्या है हमारा, संज्ञा शब्द है, ठीक है, क्या है हमारा, संज्ञा शब्द है। और जब संज्ञा के आगे क्या लगा है, कुछ लगा है, और कुछ क्या है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर कुछ क्या है, विशेषण है, ठीक है। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो कुछ, मैं तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। यहाँ पर ये नहीं है कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा के साथ जब भी कोई आता है ना, वो होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। यहाँ पर संज्ञा की विशेषता कुछ बता रहा है, तो कुछ क्या, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए ये हमारा अनिश्चितवाचक सर्वनाम नहीं होगा। दाल में कुछ काला है, ठीक है, कुछ के बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं है, इसलिए ये क्या है, सर्वनाम है। और सर्वनाम में भी कौन सा है, भेद है, अनिश्चितवाचक है, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता दाल में तिनका गिरा है या फिर मक्खी गिरी है, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। जब भी हमें संज्ञा के साथ, ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे वह खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है, तो वह खाना खा रहा है, यहाँ पर क्या, वह सर्वनाम है, ठीक है, वह सर्वनाम है। क्यों, किसके बारे में बात की गई है, संज्ञा शब्द के बारे में बात की गई है। और यदि मैं यहाँ पर लिख दूं वह आदमी या बालक लिख दूं, वह आदमी खाना खा रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है, आगे आप ऐसे ही समझ लेना। अब वह किसके साथ है, आदमी क्या है, संज्ञा शब्द है, और आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, वह बता रहा है। अब ये शब्द वह क्या बन गया, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सार्वनामिक विशेषण बन गया। वह यहाँ पर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। उम्मीद करते हैं विशेषण और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सु उपसर्ग रहित पद कौन सा है जिसमें सु नहीं है। इसमें बिल्कुल है, ये यण संधि का उदाहरण है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, सु धन अच आएगा, ठीक है, सु धन अच आएगा, ठीक है। और जब ऊ का मेल आ से होता है तो वह बन जाता है, तो ये बिल्कुल सही यण संधि है। और इसमें सु उपसर्ग है, स्वलप, सु धन अलप आएगा, सु धन अलप आएगा, ठीक है। ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ऊ और आ मिलेगा तो वह आएगा, स्वलप बिल्कुल सही है यण संधि का, यण संधि के साथ इसको हम बना सकते हैं। और इसमें भी सुधन शुक्ति, सुधन शुक्ति, ठीक है, ये भी व्यंजन संधि के साथ बना है। और जब सु है ना, जब ये दोनों शब्द जुड़ते हैं ना, तो ये सा में बदल जाता है, तो इसमें भी क्या है, ये भी व्यंजन की वजह से ये भी हमारा बिल्कुल, इसमें भी सु उपसर्ग है, ठीक है, इसमें भी सु, इसमें भी सु। सोष्ठ में क्या है हमारा, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। सु से क्या बना है, इसमें सो बना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सुष्ठ, ठीक है, सुष्ठ से बना शब्द है ये, ठीक है, सुष्ठ से बना शब्द है। सुष्ठ में य मिलने से क्या बना है, ये सोष्ठ बना है, सोष्ठव, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा है हमारी, ठीक है। यही इसके अंदर क्या है हमारा, सु उपसर्ग नहीं है। उसके बाद है हमारा, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ, हम देखते ही कर देंगे, ठीक है। वाक धन इस, ठीक है, क्या है इसमें, वाक धन इस, पहले में क्या है, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, प्रयोग पूछा हुआ है। और धातु धन उष्मा, इसमें तो धातु और धन उष्मा निकालेंगे तो आप अच्छे से कर लोगे। जब ऊ और ऊ मिलते हैं, दो सेम शब्द वर्ण मिलते हैं, तो क्या होती है, वो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो ये हमारी दीर्घ संधि होगी, ये हमारी गुण संधि होगी, ये पूर्ण धन उपमा, तो ऊ का ओ बन जाएगा, तो ये भी हमारी गुण संधि होगी। वाक धन ईश्वर, यही क्या है, हमारी व्यंजन संधि है, ठीक है। क्योंकि का है जो अपने तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है, ठीक है। वाक धन ईश्वर करेंगे तो वाक का हमारे तीसरे में बदल गया होगा। संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत पूछा है, ठीक है। फणी धन इंद्र, फणिंदर होता है। अभिधन इष्ट, अभीष्ट होता है। रजनी धन इस, रजनीश होता है। इसमें भी छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए थी, तभी सुधींद्र होता। तो यही हमारा क्या है, वाक्य अशुद्ध है, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। इसको ध्यान से देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। यहाँ पर क्रिया पूछिए, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जहाँ पर कोई काम किसी के द्वारा करवाया जाता है। जैसे मैंने राम से खाना बनवाया, मैंने राधा से खाना बनवाया, रोहन से खाना बनवाया, तो मैंने बनवाया ना। या फिर ऐसा आ सकता है कि रीना ने रोहन से खाना बनवाया। ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। एक प्रेरक होता है, एक प्रेरक कर्ता होता है और एक प्रेरक होता है, ठीक है। तो इसमें कोई, जैसे मैंने पंडित से पूजा करवाई, तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें काम करवाया जाता है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं। जैसे मोहन चल रहा था,
मोहन चल रहा था, चल भी क्रिया आ गई और रहा भी क्रिया आ गई, ये हमारी क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। रंजक क्रिया वह होती है जैसे आई, राधा आई, दिखा रंजक क्रिया क्या होती है, राधा सॉरी सीता कर देते हैं, चलो सीता आई है, जो ये है इसके साथ जुड़ गया है तो ये क्या होती है, हमारी रंजक क्रिया होती है। ठीक है, तो आई हमारा क्या होता है, ये हमारी मूल क्रिया होती है, तो ये हमारी रंजक क्रिया भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्रियार्थक संज्ञा है, और क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, जहाँ पर क्रिया शब्द संज्ञा की जगह आकर, ठीक है, क्रिया का संज्ञा शब्द का संज्ञा का काम करे। ठीक है, टहलना क्या होता है, क्रिया होता है, ध्यान से समझिए। टहलना शब्द क्या होता है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ठीक है, तो टहलना क्या होता है, क्रिया होता है, कोई भी काम होना क्रिया होता है, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, यहाँ पर क्रिया है, पर आई स्थान किसका लिया है, संज्ञा शब्द का स्थान लिया है क्रिया ने। ठीक है, जब भी क्रिया संज्ञा का स्थान ले ले तो वहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा होती है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, ये क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन है। मैंने ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं करवाए आपको कि काली गायें, हमें सबको पता है कि ये गुणवाचक विशेषण है, मोटा लड़का ये भी पता है हमें आकारवाचक विशेषण है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाए हैं, और वो भी समझा के करवाए हैं। ठीक है, तो वो भी देखो आपको समझा के करवाएं, तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताया करो। गलती हो जाए तो उस क्वेश्चन को टाइप करके आंसर लिख दिया करो। ठीक है, गलती हो जाती है, कई बार हमें लगता है कि हमने ठीक करवा दिया पर ऑप्शन दूसरा क्लिक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से वीडियो पीछे करके समझ लेना। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत कौन सा है, ठीक है, तो हाथ धन ओड़ी हथौड़ी हो गया, अणुधक धन इक आणविक हो गया, सांप धन ओला संपोला, भांग धन एड़ी बगेड़ी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रत्यय जब लगता है ना शब्द के अंदर, ठीक है, तो पहले में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। देखो पहला क्या हो गया, हसब बन गया। कई बार क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा में दीर्घ होते हैं, और कई शब्दों में देखो प्रत्यय लगने से पहला शब्द सांप से क्या बन गया, संपोला, भांग से क्या बन गया, बंगेड़ी। ठीक है, अणु से क्या बन गया, आणविक। ठीक है, यहाँ पर हाथ हथौड़ी नहीं होता, यहाँ पर हथ का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, जो हथ शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं होता, यहाँ पर क्या होना था, हाथ होना था, हाथ धन ओड़ी। ठीक है, क्या होना था, हाथ धन ओड़ी। जब इन दोनों से मेल होता तो ये क्या हो जाता, हासव शब्द हो जाता, तो हथ बन जाता। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, असंगत है। ठीक है, आगे उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन जो आपके विशेषण से लेके आई हूँ मैंने खुद क्रिएट किए हैं, क्योंकि कई बार विशेषण में भी हमें डाउट रहता है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ना उसके मैं सीधे इनको आंसर बता दूंगी। तेज दौड़ना क्या बता रहा है, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण होगा। तेज पूछा है ना, तो तेज तो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा क्रिया विशेषण हो गया। थोड़ा दूध में किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है, थोड़ा दूध। अब दूध को देखते ही आप ये समझना, दूध को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो परिणाम नाप तोल में लेते हैं ना हम दूध। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है जो गुण बता रहा है। ठीक है, तो नया क्या बता रहा है, यहाँ पर गुण बता रहा है। 5 क्या है, संख्या बता रहा है। बहुत क्या है, प्री विशेषण है। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्री विशेषण है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्री विशेषण है। और कुछ क्या बता रहा है, अनिश्चित वाचक शब्द के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नया क्या है, ये यहाँ पर हमारा गुण शब्द है। 3 लीटर दूध में कौन सा विशेषण है, अभी आप अच्छे से कर लोगे। 3 लीटर, तो 3 लीटर दूध। ठीक है, तो निश्चित है, और दूध को हम कैसे लेते हैं, नाप तोल के लेते हैं, तो परिणाम के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है, निश्चित परिणाम संख्यावाचक निश्चित परिणामवाचक विशेषण। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता, दूध देखना हम कैसे लेते हैं, माप तोल के लेते हैं, तो परिणाम में लेते हैं। तो निश्चित है, 3 लीटर निश्चित कर दिया। ठीक है, लगभग होता तो अनिश्चित हो जाता। यदि 3 लीटर के साथ हम लगभग लगा देते, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाता, फिर अनिश्चित हो जाता। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हमें बताया गया, तो 3 लीटर तो निश्चित है। तो ठीक है, उसके बाद पवित्र का की विशेषण रूप क्या होगा, पवित्र का विशेषण क्या होगा, पवित्रता होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। दशहरा शब्द में कौन सा विशेषण है, ठीक है, दशहरा शब्द में कौन सा विशेषण है, गुण है, व्यक्तिवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है। तो दशहरा में क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक। 10 बताया गया है, तो संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद वह नौकर नहीं आया,
तो इसमें वह क्या है, अब इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में ना आपको डाउट हो सकता है, ठीक है। वह पूछा गया है, तो वह क्वेश्चन को देखिए, वह, तो वह के साथ क्या आया है, तो वह के साथ नौकर आया है, और नौकर क्या है यहाँ पर, नौकर यहाँ पर क्या है, तो नौकर यहाँ पर संज्ञा है, और जब भी संज्ञा के साथ यह आ जाए, वह आ जाए, तो संज्ञा के साथ आ जाए तो वहां पर क्या होगा, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यहाँ पर नौकर की विशेषता बताई जा रही है कि वह नौकर, तो यहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है, तो कुछ बच्चे, ठीक है। तो ये कौन सा विशेषण है, कुछ बच्चे से हमें पता लग रहा है कि कौन सा है, बिल्कुल नहीं पता लग रहा है ना, तो अनिश्चित संख्यावाचक। पर यहाँ पर अनिश्चित परिणामवाचक भी ऑप्शन में लिख सकते हैं। क्या बच्चों को हम नाप तोल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को हम गिन सकते हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए, अनिश्चित संख्यावाचक, नहीं संख्या नहीं, सॉरी, परिणामवाचक, यहाँ पर कर देती हूँ परिणामवाचक। तो अब हमें इस ऑप्शन में कंफ्यूज होती क्योंकि ये भी अनिश्चित है, यहाँ पर परिणाम और यहाँ पर संख्या है, ठीक है। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा देख लीजिए। तो इसका परिणाम क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर संख्या आएगी। आपने ये भी देखना है कि संख्या परिणाम कहाँ पर होगा और संख्या कहाँ पर होगी, ठीक है। मिर्च को हम गिन नहीं सकते थे, इसलिए वहाँ पर परिणाम आया था। दूध को हम गिन नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर परिणाम आया था। बच्चों को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण आ जाएगा। और कुछ क्या है, अनिश्चित नहीं है कितने बच्चे हैं, इसलिए अनिश्चित आया है। सच्चा इंसान में सच्चा शब्द क्या है, तो हमें पता है, इसका गुण बता रहा है, ठीक है। तो सच्चा इंसान। चालाक लोमड़ी में कौन सा विशेषण है, ठीक है, चालाक, उसके क्या बताया गया है, गुण बताया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो शायद ना भी आए, और आए भी तो आप 1 मिनट में कर लोगे। 8 आदमी, बिल्कुल निश्चित संख्या बताई गई है, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बहुत पानी, अब बहुत पानी को हम गिन नहीं सकते, तो अनिश्चित परिणामवाचक होगा, कहीं अनिश्चित संख्यावाचक करके आ जाओ, ठीक है। बार बार बता रही हूँ, मेरा मुंह दुखने लग गया, समझ जाना, कहीं अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिणामवाचक में कंफ्यूज ना हो जाओ। काला कुत्ता गुणवाचक विशेषण। अनेक लोग, अब लोग कितने हैं, अनेक हैं। क्या हमें संख्या के बारे में पता लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, पर लोगों को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, ठीक है, लोगों को गिन सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। कहीं निश्चित परिणामवाचक ना करके आ जाओ, लोगों को नाप तोल थोड़ी सकते हैं, लोगों को तो हम गिन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मीठा फल, क्या बताया गया है, उसका गुण बताया गया है। 2 किलो चीनी संख्या बताई गई है और वो भी निश्चित है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वह बहुत सुंदर है, सुंदर क्या है, गुण है। कुछ रुपए क्या है, रुपए को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारा, कुछ मैंने अनिश्चित है, पता नहीं कितने हैं, तो अनिश्चित है। ईमानदार व्यक्ति क्या बताया गया है, उसका गुण बताया गया है, ठीक है। थोड़ा काम में कौन सा विशेषण है, तो थोड़ा काम में कौन सा विशेषण है, तो हमें काम, ठीक है। और इस काम की हमें संख्या के बारे में थोड़ी पता होता है, तो थोड़ा का हमें पता नहीं कितना काम, तो अनिश्चित परिणामवाचक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन है जिनमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, वो भी देख लीजिए। निश्चित और अनिश्चित सर्वनाम के अंदर, तो निश्चित सर्वनाम क्या होता है, जिस चीज़ की तरफ निश्चित संकेत किया जाता है, ठीक है, वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। और जिसकी जो निकट की वस्तुएं होती हैं वो निश्चित वाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए, यह मेरी पुस्तक है, ये निश्चित वाचक सर्वनाम है, ठीक है। निश्चित कि यही मेरी पुस्तक है, सीधा सीधा उसकी तरफ संकेत किया गया है, तो ये क्या है, निश्चित वाचक सर्वनाम है। इसकी जगह आपको ये आ सकता है कि यह मेरा घर है, वह मेरी कार है, ठीक है, तो वो सीधा सीधा संकेत कर रहा है, तो वहाँ पर निश्चित वाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। उसके बाद दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है, तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कौन है, कौन व्यक्ति खड़ा है, कोई खड़ा है, निश्चित नहीं है, तो निश्चित, जहाँ पर निश्चित नहीं है तो अनिश्चित सर्वनाम होगा। वह राम का घर है, अब यहाँ पर सीधा सीधा राम का घर है संकेत किया जा रहा है, तो संकेतवाचक सर्वनाम होगा। दूध में कुछ गिर गया, हमें नहीं पता, मक्खी गिरी, तिनका गिरा, क्या गिर गया, तो कुछ गिर गया, तो क्या होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में निश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। रास्ते में कुछ खा लेना, बिल्कुल भी नहीं, शायद कोई आया है, ये तो अनिश्चित है। वह मेरे मित्र
के खिलौने हैं, वे मेरे मित्र के, निश्चितवाचक पूछा है ना, वे मेरे मित्र के खिलौने हैं। तुम कुछ लोग घूम रहे हैं, ये बिल्कुल वे मेरे मित्र के खिलौने हैं। यहाँ पर क्या है, संकेत दिया जा रहा है कि वे मेरे मित्र के क्या है, खिलौने हैं। तो सी हमारा क्या होगा, संकेत निश्चित सर्वनाम होगा। बाजार से कुछ ले आना, कुछ क्या है, हमें नहीं पता क्या लाना है, तो अनिश्चित सर्वनाम है। ये तुम्हारी चाबियां, वाक्य में ये शब्द किसका उदाहरण है, ये तुम्हारी चाबियां, तो क्या है, निश्चित है। ये तुम्हारी चाबियां संकेत कर रहा है, तो ये क्या है, निश्चितवाचक सर्वनाम है। किसी ने मेरी कलम चुरा ली, किसी ने, अब हमें नहीं पता रोहन ने चुराई, सीता ने चुराई, हमें किसी के बारे में नहीं पता, तो वहां पर क्या आएगा, अनिश्चित सर्वनाम। निम्नलिखित में से निश्चितवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, हमें नहीं पता कौन आएगा, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। मैंने आपकी क्लास, आज की क्लास में आपको हिंदी व्याकरण के संधि, समास, विशेषण, निश्चितवाचक सर्वनाम और इनमें डिफरेंस सबको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो ये क्लास एग्जाम से पहले जरूर देखना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाना।